तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, कार्बोकेटायंस, कार्बेनायंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन, नाइट्रीन, अल्युमिनियम आयन। नेक्स्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट इज बेंजाइन। Next reactive intermediate is benzene. This molecule is benzene. ये मॉलिक्यूल बेंजीन है, बट इसमें अगर एक बॉन्ड ट्रिपल हो जाता है, then this reactive intermediate is called benzene intermediate. ये हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट रहेगा। बेंजीन काफी स्टेबल है। Why benzene is stable? But benzene is highly reactive. बेंजीन स्टेबल है, बट बेंजाइन इतना रिएक्टिव क्यों है? बेंजीन एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, बेंजाइन इतना रिएक्टिव क्यों है? बेंजीन में ये सारे कार्बन, बेंजीन में जितने भी कार्बन होते हैं, ये सब कौन से हाइब्रिडाइज होते हैं? बेंजीन के सारे कार्बन कौन से हाइब्रिडाइज होंगे? सर sp2। सर sp2। sp2 हाइब्रिडाइज। बेंजीन के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, इनका ये एंगल कितना होना चाहिए? बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड का एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। बेंजीन 6 मेंबर रिंग है, तो ये एंगल प्रॉपर्ली 120 डिग्री मेंटेन यहाँ रह सकता है। लेकिन अगर बेंजीन में एक बॉन्ड ट्रिपल हो जाए, मान लीजिए बेंजीन में ये वाले बॉन्ड डबल है, मगर यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो फिर ये दोनों कार्बन कौन से हाइब्रिडाइज होंगे? बेंजीन में अगर एक बॉन्ड ट्रिपल होना चाहता है, तो वो जो दो कार्बन इन्वॉल्व हैं, उनके ऑर्बिटल्स कौन से हाइब्रिडाइज हो जाएंगे? sp सर sp। हाइब्रिडाइज होंगे। एंड बीइंग sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ दीस टू कार्बन एटम्स, इनका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल है, ये वाला, ये एंगल कितना होना चाहिए? 180। 180 डिग्री। मतलब जिस कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल को 180 डिग्री का होना चाहिए था यहाँ पर, लाइक दिस 180 डिग्री, वो 60 डिग्री डिविएशन के साथ में यहाँ पर 120 डिग्री पर है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, जिसके कारण इसको 180 डिग्री का हाइब्रिडाइजेशन एंगल रखना चाहिए, लेकिन उसको 6 मेंबर रिंग बनाने के लिए लगभग 120 डिग्री पर होना पड़ेगा। तो दिस विल डिविएट द एंगल बाय 60 डिग्री। नॉर्मल एंगल से अगर डेविएशन आता है, अगर किसी मॉलिक्यूल में नॉर्मल एंगल से डेविएशन आता है, देन इसको क्या कहते हैं? द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल बॉन्ड एंगल। किसी मॉलिक्यूल में नॉर्मल बॉन्ड एंगल से जो डेविएशन आता है, उसको क्या कहते हैं? सर एंगल स्ट्रेन। इट्स कॉल्ड एंगल स्ट्रेन। And this angle strain of 60 degree will make this ring highly reactive, ताकि बेंजाइन इन दोनों में से कोई एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके बेंजीन बनना चाहेगा। तो बेंजीन इज हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल, बट बेंजाइन इज हाईली रिएक्टिव। वो अपने 3 बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके बेंजीन बनना चाहेगा। तो ये अलग अलग टाइप के रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हमने देखे। ये अलग अलग टाइप के रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हमने देखे। नेक्स्ट टॉपिक इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, अगर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता हो, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल क्या हो सकता है? सपोज हमारे पास में एक मॉलिक्यूल C8H12ON है, एक मॉलिक्यूल C8H12ON है, तो हम बता सकते हैं क्या कि ये मॉलिक्यूल क्या हो सकता है?
या H13 कर देते हैं। अगर हमें एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता हो तो क्या हम ये बता सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल क्या हो सकता है? आपको ये पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। मतलब जब ये एटम्स 8 कार्बन एटम्स, 13 हाइड्रोजन एटम्स, 1 ऑक्सीजन एटम एंड 1 नाइट्रोजन एटम ये कंबाइन हुए होंगे इस मॉलिक्यूल में, तो कार्बन ने 4 वैलेंसी, हाइड्रोजन ने 1 वैलेंसी, ऑक्सीजन ने 2 वैलेंसी और नाइट्रोजन ने 3 वैलेंसी यूज की होगी इसको बनाने में। तो एक प्रोबेबल स्ट्रक्चर इसका क्या हो सकता है, इसका अंदाज लगाने के लिए एक टर्म यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जिससे हम एक अंदाज लगा सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल क्या हो सकता है। हालांकि हमें ये एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि ये मॉलिक्यूल क्या है, लेकिन हम ये अंदाज लगा पाएंगे कि ये मॉलिक्यूल क्या हो सकता है। इफ अ मॉलिक्यूल हैज फार्मूला CaHbNcODXe, अगर एक मॉलिक्यूल का जनरल फार्मूला CaHbNcODXe है तब उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट A+1 माइनस B+E माइनस C/2 होता है। If a molecule has molecular formula CaHbNcODXe, then its double bond equivalent will be A+1 minus B+E minus C/2। अब जब हम किसी मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो एक इंटीजर टर्म आएगी। अब उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? एवरी यूनिट वैल्यू of double bond equivalent will indicate the presence of a pi bond or a ring in the molecule। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की हर एक यूनिट वैल्यू उस मॉलिक्यूल में एक पाई बॉन्ड के प्रेजेंस को बताती है या एक रिंग के प्रेजेंस को बताती है। मतलब मान लीजिए एक मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 आया तो इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल स्ट्रेट चेन है, उसमें रिंग नहीं है, और वो एक सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, उसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आया means that molecule will contain one pi bond or it will contain one ring। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आया है मतलब उसमें 1 पाई बॉन्ड है या 1 रिंग है, ऐसा नहीं कि पाई बॉन्ड रिंग दोनों है। और अगर किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड और रिंग दोनों हुई तो उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2 आएगा, 1 फॉर दैट पाई बॉन्ड एंड 1 फॉर दैट रिंग। जैसे बेंजीन का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए, क्योंकि हमको इसका स्ट्रक्चर पता है 3 और 4 पाई बॉन्ड है और एक रिंग भी है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6, तो बेंजीन का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हम निकालेंगे तो A की वैल्यू क्या है इसमें? 6 तो B की वैल्यू क्या है? 6 1 minus 6/2 that is equals to 4। बेंजीन का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 आता है and it contains 3 pi bonds and ring। तो अगर किसी मॉलिक्यूल का हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इस फार्मूले से निकाल लेते हैं तो हम उस मॉलिक्यूल के बारे में एक अंदाज लगा सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है। जैसे कि एक मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 आया और उस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सपोज 0 आया है और उस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब वो पक्के से कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो सकता है, वो अल्डिहाइड नहीं हो सकता है, वो कीटोन नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस फंक्शनल ग्रुप कंटेन्स C डबल बॉन्ड। तो वो एक अल्कोहल हो सकता है और या फिर वो एक ईथर हो सकता है। तो हमें मॉलिक्यूल के बारे में एक अंदाज लगाने मिल जाता है कि वो मॉलिक्यूल क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है अगर हम उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं तो। जैसे इस मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आएगा?
इस मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 8 + 1 माइनस B + E माइनस C/2, तो 13 - 1/2 9 - 6 5 है। इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 9 - 6 3 है। मतलब इस मॉलिक्यूल में या तो 3 पाई बॉन्ड है, या फिर इस मॉलिक्यूल में 3 रिंग है, या फिर इस मॉलिक्यूल में 1 पाई बॉन्ड 2 रिंग है, या फिर इस मॉलिक्यूल में 2 पाई बॉन्ड 1 रिंग है। एनीथिंग इज पॉसिबल। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यदि आप पता कर लेते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप पता कर पाएंगे कि वो मॉलिक्यूल क्या है, लेकिन एक अंदाज लग जाएगा कि वो मॉलिक्यूल क्या हो सकता है और वो क्या नहीं हो सकता है। So this is the importance of double bond equivalent. Double bond equivalent is also called degree of unsaturation. Double bond equivalent is also called degree of unsaturation, क्योंकि ये बताता है कि वो मॉलिक्यूल अगर सैचुरेटेड होता तो उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आता। अगर वो मॉलिक्यूल सैचुरेटेड होता तो उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आता। 0. लेकिन उसका कुछ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आया है, मतलब उसमें पाई बॉन्ड या रिंग है, मतलब अनसैचुरेशन है। या इट इज आल्सो कॉल्ड इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। It is also called index of hydrogen deficiency. तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल निकाला जा सकता है। इसको इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी कह सकते हैं या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी कह सकते हैं। कोई डाउट है इसमें किसी को? सर सर अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आया है तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि एक रिंग हो सकती भले पाई बॉन्ड ना हो। हाँ, वो भी तो मैंने कहा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आया है। एवरी 1 यूनिट ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग। मना काम किया मैंने उस बारे में। सपोज आपके पास में C3H6 मॉलिक्यूल है, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 3 + 1 - 6/2 1 आया। मतलब ये मॉलिक्यूल प्रोपीन हो सकता है या ये मॉलिक्यूल साइक्लोप्रोपेन भी हो सकता है। दोनों C3H6 है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एग्जैक्टली आपको ये नहीं बताएगा कि वो मॉलिक्यूल क्या है, लेकिन एक अंदाज बता देगा कि वो मॉलिक्यूल क्या हो सकता है। तो आप उस लाइन पे सोचेंगे किसी क्वेश्चन, जैसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 या 4 से ज्यादा आया तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कोई बेंजीन रिंग हो, बिकॉज 1 सिंगल बेंजीन रिंग विल कंज्यूम 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एरोमेटिसिटी। व्हाट इज एरोमेटिसिटी? एरोमेटिसिटी क्या होती है? व्हाट इज एरोमेटिसिटी? आपने देखा कि कुछ कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं और कुछ कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होते हैं। तो व्हाट इज दिस एरोमेटिसिटी? सर किसी कंपाउंड में सर्टेन स्वीट सी स्मेल होना। किसी कंपाउंड में सर्टन सर स्वीट टाइप की स्मेल होना। द कंपाउंड हैविंग स्वीट टाइप ऑफ स्मेल इज कॉल्ड एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक कंपाउंड जो रहते हैं
they have aroma, they are sweet smelling, इनमें एरोमा होता है, they burns with shooty flame, जब इनको बर्न करते हैं तो ये काफी ज्यादा फ्यूम्स जनरेट करते हैं, मगर ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है, दिस इज नॉट एरोमेटिसिटी। कई सारे ऐसे कंपाउंड भी जो रहते हैं जो नॉन एरोमेटिक रहते हैं लेकिन काफी स्वीट स्मेलिंग रहते हैं। तो व्हाट इज एरोमेटिसिटी? एरोमेटिसिटी क्या है? सर कंपाउंड्स का साइक्लिक रिंग में पाया जाना। कंपाउंड्स का साइक्लिक रिंग में पाया जाना, बट ऑल साइक्लिक कंपाउंड्स आर नॉट एरोमेटिक। तो एरोमेटिसिटी क्या होती है पहले हम उसको देखते हैं। अगर हम देखें दिस मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? सर होगा। सर होगा। सर होगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होगा? सर 6। ऑर्बिटल्स के कारण 6 इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन इसमें होगा। इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा और 6 ऑर्बिटल्स के कारण 6 इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होगा। तो अगर ये मॉलिक्यूल का कैनोनिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर है एनर्जी वाइज, तो इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा जो कि डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड रखेगा वो इससे ज्यादा स्टेबल होगा। इस मॉलिक्यूल में 6 ऑर्बिटल्स के कारण 6 इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन है, जिसके कारण इसका इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर इतना स्टेबलाइज्ड है, इतना नीचे है। तो ये एनर्जी क्या है? रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी। ये इस मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी है। एंड वी कैन से दैट कि इस मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो अपने कैनोनिकल स्ट्रक्चर से स्टेबल है। जितना रेजोनेंस इसमें है उतना ही रेजोनेंस बेंजीन में भी होगा। बेंजीन में कितने ऑर्बिटल्स के कारण कितने इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होता है? सर 6 ऑर्बिटल्स के कारण 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होता है। तो जितना डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसमें है उतना ही डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसमें भी है। तो बेंजीन का अगर एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर यही यहाँ पर है, बेंजीन का अगर ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर एनर्जी वाइज यहाँ पर है, तो बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर कहाँ होना चाहिए? जितना नीचे ये था उतना ही नीचे करीब यहाँ करीब होना चाहिए बेंजीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर को। इससे जितना नीचे ये है उतना ही नीचे ये होना चाहिए, बट बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर काफी नीचे रहता है। बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर इससे काफी नीचे रहता है, मतलब जितनी रेजोनेंस के कारण बेंजीन में स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी, बेंजीन में उससे भी कहीं ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाई जाती है। अगर हम बेंजीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर को ज्यादा स्टेबल होने को रेजोनेंस से एक्सप्लेन करें तो बेंजीन की रेजोनेंस स्टेबिलिटी इतनी होनी चाहिए, लेकिन बेंजीन का मॉलिक्यूल में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रहती है। तो दिस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, दिस वन, दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रेजोनेंस अलोन। ये वाला एग्जांपल मैंने क्यों लिया? ये वाला एग्जांपल पर्टिकुलरली मैंने क्यों लिया? सर क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर में है। नहीं, क्योंकि जितना डीलोकेलाइजेशन इसमें है उतना ही डीलोकेलाइजेशन इसमें भी। तो जितना स्टेबल ये है उतना ही स्टेबल इसको होना चाहिए, इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर को होना चाहिए, लेकिन इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कहीं ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पजेस कर रहा है। दिस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इन द मॉलिक्यूल over its resonance stability is called aromaticity. The extra stability in a molecule over its resonance stability is called aromaticity. किसी मॉलिक्यूल में
रेजोनेंस स्टेबिलिटी के भी और ऊपर जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है वो रेजोनेंस स्टेबिलिटी एरोमेटिसिटी कहलाती है। हाउ कैन वी से कि ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करता है इससे? इस मॉलिक्यूल पर जब HBr का या Br2 का एडिशन होता है तो ये अपने इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और 2 सिग्मा बॉन्ड बना देता है। ये मॉलिक्यूल ब्रोमीन से रिएक्शन करने पर अपने पाई बॉन्ड को ब्रेक करके 2 सिग्मा बॉन्ड बना देता है। मतलब इस पाई बॉन्ड के कारण इसमें रेजोनेंस था, लेकिन ये उन पाई बॉन्ड्स को खत्म कर सकता है। बट बेंजीन में जब ब्रोमीन की रिएक्शन कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, तो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं और ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है। बेंजीन को कौन सा बॉन्ड तोड़कर रिएक्शन करानी चाहिए? बेंजीन को अगर रिएक्शन करनी है तो इसको कौन सा वाला बॉन्ड तोड़कर रिएक्शन करनी चाहिए? पाई बॉन्ड तोड़कर या सिग्मा बॉन्ड तोड़कर? सर पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड तोड़कर। पाई बॉन्ड वीक होता है, लेकिन बेंजीन अपने सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके रिएक्शन करा देता है। बट वो अपने पाई सिस्टम को नहीं तोड़ता है, पाई क्लाउड को। दिस इंडिकेट्स कि ये पाई बॉन्ड्स ज्यादा स्टेबल है। रेजोनेंस के कारण जितना इनको स्टेबल होना चाहिए था उससे भी और ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल है। दिस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ओवर द रेजोनेंस स्टेबिलिटी इज कॉल्ड एरोमेटिसिटी। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो। हाउ टू प्रेडिक्ट एरोमेटिसिटी? पहला हमने देखा कि व्हाट इज एरोमेटिसिटी। नाउ द नेक्स्ट, हाउ टू प्रेडिक्ट एरोमेटिसिटी। किसी मॉलिक्यूल में एरोमेटिसिटी होगी या नहीं होगी उसको हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हाउ कैन वी सी, हाउ कैन वी डिसाइड कि एक मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक होगा? The prediction of aromaticity in the molecule, Huckel's rule. By applying Huckel's rule, we can predict aromaticity in the molecule. How can we predict aromaticity? By applying Huckel's rule. If a molecule is planar, अगर मान लीजिए आपके पास में एक मॉलिक्यूल है जो कि प्लेनर है, जैसे कि ये एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये साइक्लोप्रोपेन है, ये प्लेनर है। साइक्लोप्रोपीन ये भी प्लेनर होगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। हमारे पास में 3 मॉलिक्यूल है, ये तीनों प्लेनर है। तो हमने सबसे पहले देखा कि एक मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। नाउ सपोज एक मॉलिक्यूल है प्लेनर है, एक दूसरा मॉलिक्यूल है वो भी प्लेनर है, और एक तीसरा मॉलिक्यूल है वो भी प्लेनर है। ये तीनों हमारे पास में लिखे हुए 3 मॉलिक्यूल है जो कि प्लेनर मॉलिक्यूल है। नाउ जब हमने देख लिया कि वो मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, तो 3 बातें हो सकती है कि एक मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, एक दूसरा मॉलिक्यूल है वो भी प्लेनर है, एक तीसरा मॉलिक्यूल प्लेनर है या फिर वो नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। प्लेनर मॉलिक्यूल मतलब क्या? एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके सारे एटम्स एक ही प्लेन में पाए जाते हो। जैसे बेंजीन एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल है वो प्लेनर है, फिर हम उसमें क्या देखें? उसमें इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डिलोकेलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? उसमें इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डिलोकेलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? साइक्लोप्रोपीन, in this molecule cyclic delocalization of molecule is there or not? सर हो रहा है। इस मॉलिक्यूल में साइक्लिक, इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नो सर। सर हो रहा है। कहां से हो रहा है? नो सर। ये एक sp2 No, हाइब्रिडाइज, sir. ये एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसमें एक ऑर्बिटल इसके पास में है, एक ऑर्बिटल इसके पास है, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना है, बट दिस कार्बन इज नॉट हैविंग एनी ऑर्बिटल। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है? लोकलाइज्ड। Localized है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड लोकलाइज्ड है। हमें देखना है इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज्ड हो, और वो भी कैसा डीलोकलाइज्ड हो? साइक्लिक मैनर में डीलोकलाइज्ड हो। साइक्लिक डीलोकलाइजेशन आप समझते हैं क्या है? कोई एग्जांपल बताइए जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन था और साइक्लिक था। बेंजीन रिंग। बेंजीन, बेंजीन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है और साइक्लिक होता है। बेंजीन का जब ऑर्बिटल पिक्चर मैंने बनाया था, तो ये ऑर्बिटल जब कंटिन्यूटी में एक दूसरे से ओवरलैप थे, तो कंटिन्यूअस एक सर्कल पूरा फॉर्म कर रहे थे। तो कंटिन्यूटी में इलेक्ट्रॉन क्लाउड सर्कल मैनर में, जबकि इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन तो है, बट वो लीनियर है सर, इस टाइप का, वो साइक्लिक नहीं। तो हमें ये देखना है कि एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है या नहीं, और वो साइक्लिक है या नहीं। तो if a molecule contains planarity, if a molecule contains cyclic delocalization, तो इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, बल्कि इसमें तो डीलोकलाइजेशन ही नहीं हो रहा है। चलिए सेकंड वाला आयन देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर हो रहा है। हो रहा है। में इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। कितने ऑर्बिटल्स के कारण कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं? सर 3 ऑर्बिटल्स के कारण 2 दो इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, 3 ऑर्बिटल्स के कारण 2 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। इन दिस मॉलिक्यूल 2 electrons are delocalized by 3 orbitals. यहाँ पर एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है, तो इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। 3 ऑर्बिटल के कारण 2 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। ये साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर हो रहा है। तो साइक्लिक हो रहा है। इसमें न केवल इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, बल्कि साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। अगर हमको देखना है कि ये इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। यदि कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाने में इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन को चेंज किए बिना पहला स्ट्रक्चर फिर से आ जाता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हो रहा है। यहाँ एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, मैंने इस बॉन्ड को इस तरफ ब्रेक किया, तो एम्प्टी ऑर्बिटल यहाँ आ जाएगा, यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा। फिर यहाँ एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, मैंने इस बॉन्ड को इधर ब्रेक किया, एम्प्टी ऑर्बिटल यहाँ आ जाएगा, यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा। अब अगर मैंने इसका ऑर्बिटल इधर ब्रेक किया बॉन्ड को, तो यहाँ एम्प्टी ऑर्बिटल आके बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, पहला स्ट्रक्चर फिर से आ जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हो रहा है। एक तरीका तो ये है, ये देखने का कि एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राइट डाउन द कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड इफ द फर्स्ट स्ट्रक्चर अराइजेस अगेन मींस इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन साइक्लिक था। यदि आपने ये बॉन्ड ब्रेक किया तो पहला स्ट्रक्चर फिर से आ जाएगा। और या फिर
बेहतर है कि इसका ऑर्बिटल पिक्चर आप बना लें। ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp2 sp2, तो इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। ये वाला ऑर्बिटल कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp2 तो इसके पास भी एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है। ये वाला ऑर्बिटल कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा यहाँ पर? अरे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक खाली ऑर्बिटल उसके पास होगा। कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप है, मगर उन्हीं के बगल में एक ऑर्बिटल ये भी है, तो ये भी उस ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा। और तीन ऑर्बिटल एक ट्रायंगल के वर्टेक्स पे निकले हुए हैं, तो तीनों साथ में ओवरलैप करेंगे। तो तीन ऑर्बिटल एक साथ कंटिन्यूएशन में ओवरलैप होकर साइक्लिक डीलोकलाइजेशन शो कर रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन साइक्लिक है, उसको पता करने का एक तरीका तो ये है। तो राइट डाउन ऑल द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अनदर मेथड इज टू सी इट्स ऑर्बिटल पिक्चर। जैसे बेंजीन में ऑर्बिटल पिक्चर देखकर हम बता पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो इस वाले में साइक्लिक डीलोकलाइजेशन नहीं है, इस वाले में साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है, और ये मॉलिक्यूल प्लेनर भी। तो ये इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। एक और मॉलिक्यूल है वो प्लेनर है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है। एक और मॉलिक्यूल है वो प्लेनर है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है। अच्छा, ये वाला जो आयन है, ये वाले आयन में प्लेनरिटी है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है कि नहीं? इस वाले आयन में इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है या नहीं है? यस सर है। yes sir होगा Yes, sir. इस वाले आयन में इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है। कितने ऑर्बिटल के कारण कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं? Sir, three orbitals Three के कारण orbitals, four four electrons. electrons. ऑर्बिटल के कारण 4 इलेक्ट्रॉन। अगेन इसमें भी हम देख सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन इस तरह से हो रहा है कि इसमें पहला स्ट्रक्चर फिर से आ जाएगा। ये वाले बॉन्ड ब्रेकिंग से पहला स्ट्रक्चर फिर से आ जाता है। या फिर हम इसमें देख लें, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास एक पाई बॉन्ड इसने इसके साथ बना रखा है, और इस कार्बन के पास एक भरा हुआ ऑर्बिटल है, और ये इससे ओवरलैप रहेंगे। तो ये तीन ऑर्बिटल आपस में साइक्लिक मैनर में डीलोकलाइज्ड हैं, बट दिस टाइम दे कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला मॉलिक्यूल इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? सर थर्ड वाली। ये पहला वाला मॉलिक्यूल इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? Third. सर थर्ड वाली। ये वाला थर्ड वाली में आ रहा है। प्लेनर तो है मगर साइक्लिक डीलोकलाइजेशन नहीं। ये वाला कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? सर फर्स्ट या सेकंड कोई सी। फर्स्ट और सेकंड दोनों में आ रहा है। ये वाला कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? सर फर्स्ट या First or second. ये भी फर्स्ट और सेकंड दोनों में आ रहा है। अच्छा, इसमें अब फर्स्ट और सेकंड तो एक जैसे हैं, तो हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन दैट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, the number of electrons involved in cyclic delocalization if equals to 4n plus 2 where n is an integer, or the number of electrons involved
in that cyclic delocalization is equals to 4n where n is an integer. तो अब बताइए ये सेकंड वाला कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? फर्स्ट फर्स्ट वाली में। ये सेकंड वाला जो है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन साइक्लिक डिलोकलाइजेशन 2 है। तो अगर हम इसको ये सेकंड वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन साइक्लिक डिलोकलाइजेशन 2 है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन साइक्लिक डिलोकलाइजेशन 4 है। तो अगर हम इस वाले को 4n में रखते हैं तो n की वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी, लेकिन अगर हम इस 2 को इक्वेट करते हैं 4n प्लस 2 से तो n की वैल्यू 0 आएगी। ये थर्ड वाला कौन सी कैटेगरी में आएगा? So 4 and सेकेंड सेकंड क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन साइक्लिक डिलोकलाइजेशन 4 है, और अगर हम इसको 4n प्लस 2 में रखेंगे तो n की वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी, लेकिन यहाँ रखेंगे तो n की वैल्यू इंटीजर आएगी। तो इफ अ मॉलिक्यूल इज प्लेनर having cyclic delocalization and the number of electrons involved in that cyclic delocalization is equal to 4n plus 2 and then n is an integer, then the molecule will be aromatic. तब वो molecule aromatic होगा। But if a molecule is planar having cyclic delocalization but the number of electrons involved in that cyclic delocalization is equal to 4n, so that n is an integer, the molecule will be anti-aromatic. Then the molecule will be anti-aromatic. और जहां एरोमेटिसिटी किसी मॉलिक्यूल को स्टेबल कर देती है, एंटी एरोमेटिसिटी उसको अनस्टेबल कर देती है। अगर एक मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, चाहे वो जो भी है, अगर उसमें साइक्लिक डिलोकलाइजेशन नहीं है तो फिर वो नॉन एरोमेटिक होता है। अगर एक मॉलिक्यूल प्लेनर है चाहे नॉन प्लेनर है मगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन नहीं है, देन वो मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये पहला वाला मॉलिक्यूल क्या है? एंटी नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक है। सेकंड वाला मॉलिक्यूल आयन क्या है? एरोमेटिक है सर, एरोमेटिक है। एरोमेटिक सेकंड वाला आयन एरोमेटिक है और थर्ड वाला आयन क्या है? एंटी एरोमेटिक और जैसे एरोमेटिसिटी किसी मॉलिक्यूल या आयन को एक्स्ट्रा स्टेबल कर देती है, वैसे ही एंटी एरोमेटिसिटी उसको एक्स्ट्रा अनस्टेबल कर देती है। मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? एरोमेटिक विल बी मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक, विल बी मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो अगर आपको किसी मॉलिक्यूल में पहचानना है कि उसमें एरोमेटिसिटी होगी कि नहीं होगी, then first of all you have to look for planarity, then for cyclic delocalization of the electron cloud, then number of electrons involved in that cyclic delocalization. If it is 4n plus 2, so that n is the integer, it is aromatic. If it is 4n, so that n is an integer, then it is anti-aromatic. If there is no cyclic delocalization, then whatever is the number of electrons involved, it will be non-aromatic. तो पहली बात तो सारे ओपन चेन मॉलिक्यूल क्या होंगे? नॉन एरोमेटिक। सारे ओपन चेन मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक होंगे। मतलब एरोमेटिसिटी के लिए उस मॉलिक्यूल को साइक्लिक होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड साइक्लिक डिलोकलाइजेशन रख सके। तो ये वाला मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा?
साइक्लोब्यूटाडाइईन एंटी एरोमेटिक सर एंटी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक इसमें इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डिलोकेलाइजेशन है क्योंकि ये चारों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो इनके पास में 4 ऑर्बिटल है जो कि साइक्लिक मैनर में डिलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन दैट साइक्लिक डिलोकेलाइजेशन 4 है, तो ये एंटी एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? नॉन एरोमेटिक। पेंटाडाइईन ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? नॉन एरोमेटिक। इट इज नॉन एरोमेटिक बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन तो हो रहा है लेकिन यहां से लेकर बस यहां तक हो रहा है, ये कार्बन इन्वॉल्व नहीं। ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसके पास इसके पास इसके पास इसके पास p ऑर्बिटल है, सो दैट इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिलोकेलाइज केवल ऐसा हो रहा है यू शेप में, कंप्लीट साइक्लिक मैनर में डिलोकेलाइजेशन नहीं हो रहा है। दिस इज नॉन एरोमेटिक। दिस आयन इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, एंटी एरोमेटिक। एंटी अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, मतलब यहाँ पर एक कार्बन के पास में एक एम्प्टी ऑर्बिटल आ गया है, वो क्या करेगा, इसको साइक्लिक डिलोकेलाइजेशन कर देगा, बट 5 ऑर्बिटल्स के कारण केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स डिलोकेलाइज होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स डिलोकेलाइज है मतलब 4n, तो दिस इज एंटी एरोमेटिक आयन। अगर ये वाला आयन होता सर एरोमेटिक होगा ये। एरोमेटिक बिकॉज अब इसके पास में जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को साइक्लिक डिलोकेलाइज भी करा देगा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन दैट साइक्लिक डिलोकेलाइजेशन विल बी 6 एंड 6 इज द 4n+2 नंबर। मतलब 4n+2 नंबर कौन कौन से होंगे? 4n+2 नंबर कौन कौन से होंगे? सर 2 6 10 6 10 14 2 के बाद 6 then 10 then 14। तो प्रेडिक्शन ऑफ एरोमेटिसिटी, बेंजीन तो खैर एरोमेटिक होता है, ये हमको पता है, और हम इसके लिए जस्टिफाई कर सकते हैं कि बेंजीन में क्या है, एक तो प्लेनारिटी है, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डिलोकेलाइजेशन है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन साइक्लिक डिलोकेलाइजेशन इज 4n+2 6 है क्योंकि, तो बेंजीन इज एरोमेटिक। दिस साइक्लोहेप्टाट्राईन ये एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा? नॉन एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक होगा बिकॉज ये जो कार्बन है यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन साइक्लिक नहीं होने देगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन तो है बट 6 ऑर्बिटल्स के कारण 6 इलेक्ट्रॉन्स डिलोकेलाइज हो रहे हैं। So here because of 6 orbitals 6 electrons are delocalized. This molecule or ion will have delocalization of 6 electrons only, but this carbon is sp3 hybridized. What about this ion? This ion will be aromatic, non-aromatic or anti-aromatic? Sir, aromatic. This is aromatic. Now this time this ion is having delocalization of, इसमें कितने ऑर्बिटल्स के कारण कितने इलेक्ट्रॉन्स डिलोकेलाइज हो रहे हैं? सर 7 ऑर्बिटल्स के कारण 6 इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू 7 ऑर्बिटल्स
6 electrons are delocalized, there is one empty orbital. Because of this one empty orbital, cyclic delocalization is taking place, but the number of electrons are only 6. So this is aromatic, this is non-aromatic, this is aromatic. What about this? This will be aromatic, non-aromatic or anti-aromatic? Anti-aromatic. 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 How many electrons are delocalized? 8 electrons. 8 electrons are delocalized, and that 8 is a foreign number. That 8 is a foreign number. So this is anti-aromatic. What about this cyclooctatetraene? Cyclooctatetraene. This will be aromatic, non-aromatic or anti-aromatic? Anti-aromatic. 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 Now the answer is wrong. This appears to be anti-aromatic because there are 8 electrons delocalized because of 8 orbitals. But this is non-aromatic. This ion is non-aromatic. Why this is non-aromatic? It must be anti-aromatic. सर शायद नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है सर. Right? This molecule appears to be non-planar. You are writing this molecule on the board, which is a 2-dimensional plane. So whatever we will write on the board, it will appear to be 2-dimensional. All these carbon atoms are sp2 hybridized. If you are having sp2 hybridized carbon atoms, what bond angle they must have? If you are having sp2 hybridized carbon atoms, 120 degree. 120. 120 degree bond angle. And if you will place carbon atoms at the 120 degree angle, how many carbon atoms you can place so that the molecule attains planarity? आपके पास में 120 डिग्री पर कार्बन एटम्स को रखना है, तो कितने कार्बन एटम्स आप रख सकते हो सो दैट मॉलिक्यूल प्लेनर रहे? एक हेक्सागोन तक चलेगा. अगर आपके पास में 120 डिग्री पर कार्बन एटम्स को रखना है, तो 6 कार्बन एटम्स तक रखे जा सकते हैं. लेकिन अगर आप 6 कार्बन एटम से ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा? उनको रखना तो 120 डिग्री पर है, लेकिन 6 कार्बन से ज्यादा रखेंगे तो क्या हो जाएगा? सर 3D प्लेन पे चले जाएंगे. या तो वो मॉलिक्यूल अपने बॉन्ड एंगल चेंज करेगा, बिकॉज अगर आप एक ऑक्टागोन बनाते हैं तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 360/8. तो या तो मतलब 360/8 तो बीच वाला एंगल रहेगा. ये एंगल 120 डिग्री लेकिन नहीं रह पाएगा. अगर आप एक ऑक्टागोन बनाते हैं और पूरा प्लेन में रखते हैं, तो या तो वो ये एंगल चेंज कर ले, और या फिर इस मॉलिक्यूल के कुछ कार्बन एटम तीसरे प्लेन में चले जाए. तो दिस मॉलिक्यूल विल कंटेन नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर लाइक दिस. इसके कुछ कार्बन एटम प्लेन से ऊपर चले जाएंगे. इसमें जो 4 कार्बन रहेंगे वो एक प्लेन में रहेंगे, बाकी के 2 ऐसे ऊपर उड़ जाएंगे, और इट विल एक्वायर अ टब शेप स्ट्रक्चर. लेकिन अगर इसने ऐसा नॉन प्लेनरिटी लाके ऐसा टब शेप स्ट्रक्चर ले लिया तो क्या होगा? इसके इन ऑर्बिटल्स का डिलोकलाइजेशन तो होगा, इनका होगा, बट इसका इधर ट्रांसफर नहीं होगा, और इस मॉलिक्यूल में पूरा साइक्लिक डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा. तो मॉलिक्यूल में अगर साइक्लिक डिलोकलाइजेशन नहीं रहता है तो वो क्या रहता है? Non-aromatic. So this molecule will be non-aromatic because of that non-planarity, and that non-planarity creates no cyclic delocalization. तो कार्बन एटम्स की 6 या 7 कार्बन एटम्स तक की जो रिंग होती है वो प्लेनरिटी मेंटेन करती है, लेकिन 7 कार्बन एटम से ज्यादा की जो रिंग होती है वो 3D स्ट्रक्चर में जाने लगती हैं, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में जाने लगती हैं.
So this is aromaticity. तो कोई डाउट है इसमें किसी को? Now use of this aromaticity concept. एरोमेटिसिटी किसी मॉलिक्यूल या आयन को एक्स्ट्रा स्टेबल कर देती है. नाउ इसके यूज. इस मॉलिक्यूल के दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होंगे. ये जो मॉलिक्यूल है इसका एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये है और इसका एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये है. ये पाई बॉन्ड उस तरफ ब्रेक करते हैं. इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन सा होगा? इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन सा होगा? सेकंड. कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बताया था? सर फर्स्ट वाला होगा. फर्स्ट वाला नॉन पोलर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन पोलर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाला नहीं होगा. हालांकि फर्स्ट वाला होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, लेकिन ये जो सेकंड वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर है इसमें अगर ये पाई बॉन्ड इधर ब्रेक रहे तो इस सिस्टम में एरोमेटिसिटी आ जाती है और इस सिस्टम में भी एरोमेटिसिटी आ जाती है. इसके ये दोनों पोर्शन एरोमेटिक हो जाते हैं, जबकि इसमें तो उल्टा हो जाता है. अगर ये पाई बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाए तो इसके इस सिस्टम में एंटी एरोमेटिसिटी आ गई और इसमें भी एंटी एरोमेटिसिटी आ गई. तो ये तो सबसे ज्यादा हाईली अनस्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा इसका. एंड इन दिस पर्टिकुलर केस सेकंड स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात, ये मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा जैसे जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जनरली कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली नॉन पोलर रहते हैं, इनके डाइपोल मोमेंट्स बहुत कम रहते हैं. तो दिस मॉलिक्यूल विल possess a very low dipole moment or it will possess a very high dipole moment. This molecule will possess very low dipole moment like organic compounds or it will possess very high dipole moment. तो बहुत हाई डाइपोल मोमेंट होगा. It will possess very high dipole moment because इसका मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ये रहेगा जो कि आयनिक स्ट्रक्चर रखता है. तो ये मॉलिक्यूल नॉर्मली इसको जितना डाइपोल मोमेंट शो करना चाहिए उससे अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा डाइपोल मोमेंट शो करता है. इस मॉलिक्यूल में इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन इजी रहेगा या हिंडर्ड रहेगा? रोटेशन बहुत इजी रहेगा या हिंडर्ड रहेगा? सर इजी रहेगा. इजी रहेगा. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे रोटेशन वैसे तो हिंडर्ड रहता है. अगर दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हो तो एक कार्बन के कंपैरिजन में दूसरा कार्बन रोटेट नहीं कर पाता है. लेकिन चूंकि इसका मेजर कंट्रीब्यूटर ये है जिसमें ये सीसी सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर रोटेशन अबाउट सीसी बॉन्ड विल बी मच इजियर. या क्वेश्चन इस टाइप से आगे, कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये तो दोनों है, एक ये वाला मॉलिक्यूल और एक ये वाला मॉलिक्यूल. इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? इस वाले में भी अगर ये बॉन्ड इधर ब्रेक करके इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाया जाए
तो इसका भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर में इस वाले पोर्शन में एरोमेटिसिटी आ रही है, बट ये वाला पोर्शन स्टिल नॉन एरोमेटिक है। मतलब इसमें इस पोर्शन में नॉन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, इसके तो दोनों ही पोर्शन एरोमेटिक है। तो इस तरह से हमें एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते आना चाहिए। तो हमें हकल्स रूल अप्लाई करते आना चाहिए, फिर उसके थ्रू हमें कंक्लूजन ड्रॉ करते आना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा एरोमेटिसिटी। नेक्स्ट वन इज आइसोमेरिज्म। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म क्या होता है? व्हाट इज आइसोमेरिज्म? The same molecular formula for different structure. When two or more than two molecules have same molecular formula but different structural formula, then they are called isomers. अगर दो मॉलिक्यूल हैं और उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहते हैं लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट रहते हैं, देन दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। जैसे मान लीजिए आपके पास में C2H2Cl2 है, इसका एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये है और C2H2Cl2 एक और मॉलिक्यूल है, उसका स्ट्रक्चर ये है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, दोनों प्लेनर मॉलिक्यूल है, मतलब इनके स्ट्रक्चर भी सेम है, मगर फिर भी ये अपनी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस शो करते हैं। तो वैसे तो ये आइसोमर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि वो मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहते हैं मगर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट रहते हैं। इनके तो स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, ये प्लेनर है वो भी प्लेनर है, तो फिर इनको आइसोमर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर होना चाहिए। मगर इनके तो स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है ना। सर इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है पर इनका वो मतलब सर अलाइनमेंट अलग है। हाँ सर, सर इसी के कारण इसमें डायपोल मोमेंटम भी अलग आएगा। हाँ, तो प्रॉपर्टी अलग है ऐसा बोलो कि इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है मगर इनकी प्रॉपर्टी अलग है। और अगर इनकी प्रॉपर्टी अलग है मतलब ये सेम मॉलिक्यूल है कि अलग मॉलिक्यूल है? सर अलग 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 है, मतलब इनके ये अलग मॉलिक्यूल है। तो आइसोमेरिज्म की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? ये नहीं है कि when two or more than two molecules have same molecular formula but different structural formula। ज्यादा जरूरी क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होना या प्रॉपर्टी अलग होना? प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी अलग होना। तो वी कैन से दैट when two or more than two molecules have same molecular formula but different physical and chemical properties, then they are called isomers। when two or more than two molecules have same molecular formula but different physical and chemical properties, then they are called isomers, and this phenomena is called isomerism। now molecules के molecular formula सेम है मगर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट है? बिकॉज उनके स्ट्रक्चर्स अलग है।
देन इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम रहते हैं, फिर भी उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है, देन दे आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म कैन बी ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और जो आपने पहले डेफिनेशन बताई थी वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की थी, जब मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहते हैं मगर उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट रहते हैं, इसलिए वो मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाते हैं। तो ये दोनों मॉलिक्यूल जो लिखे हैं इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल जो लिखे हैं ये क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है एक दूसरे के, या एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है? ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है। जब मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहते हैं मगर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट रहते हैं तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाते हैं। मतलब उन मॉलिक्यूल का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ही सेम है, उन मॉलिक्यूल्स का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ही डिफरेंट रहता है। जैसे ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ही अलग है क्योंकि इसमें 2 Cl एक ही कार्बन पे लगे हैं या 2 Cl एडजेसेंट कार्बन पे लगे थे, तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये अलग स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो ये वाला मॉलिक्यूल इन दोनों का क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर, क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन ही अलग है, इसका बनावट ही अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बनावट। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर आल्सो कॉल्ड constitutional isomers. Structural isomerism is also called constitutional isomerism because molecule का basic constitution ही different रहता है। लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, इनमें मॉलिक्यूल्स का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम रहता है, तो फिर इनमें क्या चीज अलग होती है? The arrangement of atoms. The relative arrangement of atoms in the 3D space. Relative arrangement बोलना ज्यादा अच्छा है। इनमें relative arrangement of atoms in the 3D space अलग होता है। यहाँ पर relative arrangement of atoms क्या है, दोनों Cl डबल बॉन्ड के सेम साइड पर है। वहां पर relative arrangement क्या है, दोनों Cl डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पे है। तो in the 3-dimensional space the relative arrangement of the atoms is different. थ्री डायमेंशनल स्पेस में ग्रुप्स के रिलेटिव अरेंजमेंट के एक सेट को एक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जैसे मॉलिक्यूल के एक स्ट्रक्चर को एक कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उस स्ट्रक्चर में ग्रुप्स के एक पर्टिकुलर तरीके से लगे होने को एक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो ये दोनों मॉलिक्यूल किस में डिफर कर रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या ग्रुप्स के कॉन्फ़िगरेशन में? Configuration. They are differing in the relative arrangement of the groups, means they are differing in the configuration. So stereoisomerism is also called configurational isomerism. Stereoisomerism is also called configurational isomerism. So structural isomerism is constitutional isomerism. Stereoisomerism is configurational isomerism. अच्छा, ये एक मॉलिक्यूल है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, और एक और मॉलिक्यूल है ये मेरे पास दो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। ये दोनों मॉलिक्यूल दोनों टेट्राहेड्रल हैं। इसके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वही इसके पास भी है, एग्जैक्टली सेम।
तो ये दोनों आपस में क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स? Stereo isomers. स्टीरियो आइसोमर। ये भी स्टीरियो आइसोमर है, ये जो दो मैंने लिखे हैं ये भी स्टीरियो आइसोमर है, और ये जो दो लिखे हैं ये भी स्टीरियो आइसोमर है। मगर इस पेयर में और इस पेयर में फर्क क्या है? तो फर्स्ट वाला मिरर इमेज है। ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे की मिरर इमेज है। एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल अपीयर्स टू बी द मिरर इमेज ऑफ द फर्स्ट वन, जबकि ये मॉलिक्यूल की मिरर इमेज ये नहीं है। अगर हम कंसीडर करें कि एक मिरर यहाँ रखा होता तो इसकी मिरर इमेज ऐसी नहीं बनती। इसकी मिरर इमेज में सीएल यहाँ, इसका रिफ्लेक्शन ये है, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ, नहीं आता। ये दो ऐसे स्टीरियो आइसोमर हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। ये दो ऐसे स्टीरियो आइसोमर हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज है। मतलब स्टीरियो आइसोमरिज्म दो टाइप का हो सकता है। स्टीरियो आइसोमरिज्म दो टाइप का हो सकता है when the stereo isomers are not mirror images of each other. The stereoisomerism, when the isomers are non mirror images of each other, तो ये वाला जो पेयर था वो डाइस्टीरियो आइसोमर थे एक दूसरे के, लेकिन ये वाले कैसे हैं, मिरर इमेज एक दूसरे के। देन दिस इज कॉल्ड एनेंशियोमरिज्म। When the stereoisomers are mirror images of each other, then it is called enantiomerism. तो ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं। कोई डाउट है इसमें किसी को? तो stereoisomerism, when two or more than two molecules have same molecular formula, same structural formula, but they differ in the configuration, then they are called stereoisomers or configurational isomers. If those isomers are non-mirror images, then it is called distereoisomerism. If they are mirror images, they are called enantiomers, or it is called enantiomerism. अच्छा, एनेंशियोमर्स जो रहते हैं ये हमेशा ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। एनेंशियोमर्स हमेशा ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है वो हम बाद में देख लेंगे। एंड डाइस्टीरियो आइसोमरिज्म कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। डाइस्टीरियो आइसोमरिज्म दो प्रकार का होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इसको इस पार्ट को बाद में देखेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म अलग अलग प्रकार का होगा। ऑन व्हाट बेसिस? कि मॉलिक्यूल में जो आइसोमरिज्म आ रहा है बिकॉज ऑफ दोस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, वो स्ट्रक्चर में डिफरेंस किस चीज का है? तो स्टीरियो आइसोमरिज्म इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। चेन आइसोमरिज्म,
पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म. Structural isomerism can be of different types. आपको क्या लगता है चेन आइसोमर्स क्या होते होंगे? सपोज हमारे पास में एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10O. हमारे पास में एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10O. इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को बिलोंग करता हुआ एक मॉलिक्यूल होगा ब्यूटेन 1 ऑल. एक मॉलिक्यूल होगा ब्यूटेन 2 ऑल. एक और मॉलिक्यूल होगा टू मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल. टू मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल. फिर एक मॉलिक्यूल और होगा डाइथाइल ईथर. एक होगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर. तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O को बिलोंग करते हुए 7 मॉलिक्यूल है ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, डाइथाइल ईथर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर एंड मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर. इस वाले को मैं यहां लिख देता हूं. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O को बिलोंग करते हुए 7 मॉलिक्यूल है. देयर आर 7 मॉलिक्यूल्स व्हिच बिलोंग्स टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O. अब इनमें बताइए कि ये दोनों मॉलिक्यूल है ये किस चीज में डिफर कर रहे हैं? Position of alcohol group. इनमें पेरेंट कार्बन चेन सेम है, 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इनमें अलग है. तो फिर ये दोनों क्या होंगे? So functional isomerism. फंक्शनल कैसे हो जाएंगे? फंक्शनल ग्रुप तो Position. दे आर पोजीशन आइसोमर्स. अच्छा छोड़ो, पहले बताओ कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है
ये जो Sir? मॉलिक्यूल 1 है और ये मॉलिक्यूल 3 है, इनमें किस चीज का डिफरेंस है? मॉलिक्यूल 1 और मॉलिक्यूल 3 आपस में किस बात में डिफर कर रहे हैं? Carbon Parent chain. chain. मॉलिक्यूल 1 और मॉलिक्यूल 3 आपस में सर कार्बन चेन में डिफर करते हैं। पेरेंट कार्बन चेन में ही डिफर कर रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप तो इनमें सेम है, मगर इनमें पेरेंट कार्बन चेन ही अलग है। यहाँ पेरेंट कार्बन चेन 4 कार्बन की है, यहाँ पेरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन की है, बिकॉज एक कार्बन आउट ऑफ द चेन है। तो ऐसे आइसोमर्स जो अपनी पेरेंट कार्बन चेन में ही डिफर करते हैं, दे आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? When two or more than two molecules have same molecular formula but different parent carbon chain, then they are called chain isomers. तो यहाँ पर कौन कौन चेन आइसोमर्स हैं दूसरे के? मॉलिक्यूल 1 2 मॉलिक्यूल 3 4 के चेन आइसोमर है। ये मॉलिक्यूल दोनों इन दोनों के चेन आइसोमर है। तो when two or more than two molecules have same molecular formula but different parent carbon chain, then they are called chain isomers. But when two or more than two molecules have same molecular formula, same parent carbon chain but different position of functional groups, then they are called position isomers. तो ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर है, ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर है, बट ये दोनों इन दोनों के चेन आइसोमर्स है। कोई डाउट है किसी को इसमें? तो चेन आइसोमर क्या होंगे? जब पेरेंट कार्बन चेन डिफर कर जाएगी। पोजीशन आइसोमर क्या होंगे? जब पेरेंट कार्बन चेन सेम रहेगी बट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग हो जाएगी। लेकिन जब फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो जाए, अब जैसे ये जो मॉलिक्यूल है ये भी C4H10O है, बट इसमें ईथर फंक्शनल ग्रुप है, जबकि इन चारों में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप था। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये इन चारों को क्या हो जाएगा? फंक्शनल आइसोमर। When two or more than two molecules have same molecular formula but different functional groups. अगर मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहते हैं लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप डिफर कर जाते हैं, तो ये मॉलिक्यूल या ये मॉलिक्यूल, ये भी ईथर है, ये भी ये मॉलिक्यूल ईथर है, इसमें फंक्शनल ग्रुप ईथर है, तो ये वाला या ये वाला, ये तीनों इन चारों के फंक्शनल आइसोमर है। ये चारों अल्कोहल है जबकि ये तीनों ईथर है। तो चेन आइसोमेरिज्म जब पेरेंट कार्बन चेन अलग हो, पोजीशन आइसोमेरिज्म जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग हो, फंक्शनल आइसोमेरिज्म जब फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो। और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, सबकी डेफिनेशन में कॉमन बात क्या रहेगी? When two or more than two molecules have same molecular formula but different parent carbon chain, तो chain isomer, different position of functional group, then position isomer, different functional group, then functional isomer। चलिए नेक्स्ट क्लास में बाकी का देखेंगे। सर 1 से तो जो 3 4 5 6 7 है उन सब के भी पेरेंट चेन अलग है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो भी चेन आइसोमर्स हैं। नहीं, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए तब चेन आइसोमर बोलते हैं। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।